चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, फिर आफ्टर दैट केवीएल एंड केसीएल पर। ठीक है, देखो इसके पहले हमने जो हमने क्वेश्चन करा था बेसिक फंडामेंटल्स करवाए थे, तो आप लोग जरूर देख लेना। सेकंड उसमें नियर अबाउट 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़ वाई। ठीक है, द वायर इज केस टू ट्रिपल इट्स लेंथ। ठीक है, अगर वायर की लेंथ को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया जाए, देन रेजिस्टेंस बिकम, कौन बताए, बताओ कौन सा का, y/3 की 3y की 6y? नहीं, देखो सिंपल सी बात है, ये क्या है L1 और इसको कितना कर दिया गया 3 टाइम्स ऑफ L1। ठीक है, चलिए तो R1 की वैल्यू क्या होती है L/σ/A। ठीक है, ये L1 हो जाएगा। R2 की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स L1 डिवाइड बाई σ/A। देखो ए और सिग्मा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम उसको क्या लेके चलेंगे, इम्प्लिसिट है कि वो कांस्टेंट लेके चलेंगे। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, तो ये बताइए इसको आप क्या लिख सकते, 3 टाइम्स R1 लिख सकते हो, तो मतलब R2 की वैल्यू क्या होगी 3 टाइम्स y। तो विच वन इज करेक्ट, बी। ठीक है, जिसके जिसके आंसर बी हैं वो सही है, जिसके नहीं सही हैं वो देख ले। देखो जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ना, उनको आप, एक तो होता है कि ठीक है ऐसे भी कर सकते हो, बट कोशिश किया करो कि जब आप प्रैक्टिस करें तो लिख के, क्योंकि वो आपके दिमाग में और बैठ जाएगा। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी को डाउट नहीं है ना जी, किसमें भी किसी को डाउट है बोलो। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बेसिक फंडामेंटल्स पे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर इज इन द सेम एज 10 जूल पर कूलम कि 10 वोल्ट पर कूलम कि 10 कूलम पर सेकेंड कि 10 वाट पर सेकेंड के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक करंट बताओ मैथमेटिकली। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है बेसिकली ये यूनिट से मतलब है। ठीक है, एम्पियर किस में होता है, जो है आई लिखते हैं क्या, Q/T। ठीक है, Q/T, तो इसका मतलब कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो कूलम पर सेकेंड करस्पॉन्डिंग किस में यूनिट आ रही है, फर्स्ट में क्या है जूल पर सेकेंड, ये भी नहीं, वोल्ट पर कूलम नहीं, ये तो वोल्ट पर कूलम का मतलब क्या, Q दिस इक्वल टू CB वाला है ना, तो वोल्ट पर कूलम मतलब 1/c दिस इक्वल टू वोल्ट पर कूलम, तो ये तो इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो सी मैक्सिमम ने सही लगाया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, सेकंड क्वेश्चन था ना जी, क्लियर है सबका। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड बताओ कौन बताएगा जल्दी से। कंसिडर सर्किट 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल हैं। देन लार्ज करंट फ्लो इन लार्ज रेजिस्टेंस, करंट इन द सेम इन बोथ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम। ठीक है, अब देखो अनइक्वल पैरेलल हैं, कैसे हैं अनइक्वल, R1 और R2 मान सकते हैं, नहीं, एक 2 एक 3 ओम। तो पूछा लार्ज करंट फ्लो इन लार्ज रेजिस्टेंस, ऐसा तो होता नहीं। ठीक है, अगर करंट डिवाइडर रूल से भी देखें तो ये तो मोस्टली क्या होता है कि अगर लो करंट है, तो अगर लो रेजिस्टेंस है तो उसमें क्या होती है, लार्ज करंट होती है। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, हर ऑप्शन को माइंड में रखो और कोशिश किया करो कि हर ऑप्शन को डिस्कस करो, स्पेशली इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती है। नहीं, देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे R1, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, एक चीज़ तो फिक्स है कि दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम। अगर ये V1 है और ये V2 है, तो ये दोनों ही V1 V2 दिस इक्वल टू V के होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लार्ज करंट फ्लो इन लार्ज रेजिस्टेंस, अगर मान लो R1 की वैल्यू कितनी है 10 ओम और ये कितना है 100 ओम। ठीक है, और वोल्टेज है सपोज करो 1000,
1000 वोल्ट, ठीक है, 1 kV करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये बताइए अगर वोल्टेज सेम है तो नॉर्मल सी बात है इसमें कितनी करंट जा रही होगी, इसका मतलब 10 एम्पियर, और इसमें कितनी करंट जा रही होगी 100 एम्पियर। अब बताइए कौन सा होगा। लार्ज करंट फ्लो इन लार्ज रेजिस्टेंस, क्या लार्ज रेजिस्टेंस में लार्ज करंट फ्लो कर रही है? नहीं। कितनी को फ्लो कर रही है? लार्ज करंट किस में फ्लो कर रही है? जिसमें लो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर पैरेलल में है तो कंडीशन है कि पैरेलल में सेम करंट इन सेम इन बोथ, नहीं ये भी नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, तो ये तो सबको पता है, ठीक है, कि दोनों का पोटेंशियल क्या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या मिलेगा, दोनों का सेम मिलेगा। स्मॉलर रेजिस्टेंस है स्मॉलर कंडक्टेंस, स्मॉलर रेजिस्टेंस हैज स्मॉलर कंडक्टेंस, ये भी नहीं। तो विच वन इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो। नहीं बोलो जी, किसी को डाउट हो तो पूछो। सिंपल है क्वेश्चन, क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा है, सब क्वेश्चन बन जाएंगे, टेंशन मत लो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इन ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल? इलेक्ट्रोलाइट्स में, कि आर्क लैंप में, इंसुलेटर में, वैक्यूम रेशियो वैल्यू में, ठीक है। किसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा? बताना है, बताओ। ओम्स लॉ वैलिड किसमें नहीं होगा? देखो, पहला है इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो, जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे आप कहोगे कि जो है ओम्स लॉ वैलिड है। आर्क लैंप जिसमें वैलिड होगा क्योंकि रेजिस्टेंस है। इंसुलेटर, वैक्यूम रेशियो वैल्यू, जो इंसुलेटर है इसमें जो है एकदम नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। किसमें? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट अप्लीकेबल। कंडक्टर के लिए होता है। इंसुलेटर का मतलब क्या होगा? जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो विच वन इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, जो भी था 4 के बाद अब कौन सा आएगा? 5th। चलिए, एक कॉपर वायर लेंथ L एंड डायमीटर जो है कितना है? D है, हैज़ पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड एट इट्स टू एंड, ठीक है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज V इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज D/4, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अगर हमने क्या कर दिया कि उसका डायमीटर कितना कर दिया? D/4 कर दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिटरमाइन करना है, ठीक है। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के पर, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना एरिया ऑफ द मटेरियल, और यहाँ पे कितना है? D/4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डायमीटर D/4 हो रहा है तो मतलब उसका स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा? 14 टाइम्स, सॉरी हाँ 16 टाइम्स, सॉरी 16। तो विच वन इज करेक्ट? वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 16 टाइम्स। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D एरिया होती है, नहीं मतलब 1/r² के। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/ जो डायमीटर है वो D/4 हो रहा है, तो मतलब पहले D/2 था, अब कितना हो गया? D/8 हो जाएगा। तो पहले वाले D/ ऐसे हो जाएगा ना, नहीं तो ये कितना हो जाएगा? मतलब रेडियस करस्पॉन्डिंग तो 1/2, मतलब 4 का ऐसे कर सकते हो, 1/4 D/4 मतलब 4 का कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 16। तो विच वन इज करेक्ट? 16 टाइम्स हो जाएगा ना। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोलो। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 5th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब हैज़ हाई हैव हाई रेजिस्टेंस? किस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? हाई मिलेगा, बताओ। सिंपली ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है क्या? रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है बोलो? जो पावर होती है, ठीक है, P दिस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई क्या लिखते हो? R, ठीक है। तो रेजिस्टेंस देखना है तो आप क्या लिखो? वी स्क्वायर बाई पी। तो पहले देखो क्या, हाँ, वी स्क्वायर किसका ज़्यादा है? पहले दो में देखो, 220 तो 1/60 1/100। तो एक 1 और 2 में देखा जाए तो कौन किसका ज़्यादा आ रहा है? देखो वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। 220 डिवाइडेड बाई कितना है का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक में 60 करोगे और मतलब R1 हो गया, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ठीक है। पहले इन दोनों से देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो पहले C और D तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ही हाफ हाफ हैं। तो हमको ज़्यादा हायर रेजिस्टेंस देखना है ना, तो वोल्टेज कम होगा, तो पहले ये तो हाईली वैल्यू हायर है, ठीक है। तो मतलब हमको ये देखना है कि हायर रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग अगर 1/60 और इन्वर्सली पावर 1/100 कौन सा ज़्यादा होगा? ये वाला ज़्यादा होगा। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बोलो, किसी का डाउट है तो पूछो जल्दी से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 7 करस्पॉन्डिंग ओम्स लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल टू डीसी सर्किट की हायर करंट की स्मॉल रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर। किसके लिए अप्लीकेबल नहीं होता ओम्स लॉ? सेमीकंडक्टर, याद है डायोड आया था, नॉन लीनियर करस्पॉन्डिंग चीज़ें मिली थी, ठीक है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के लिए ही अप्लीकेबल नहीं होता ये ओम्स लॉ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 के करस्पॉन्डिंग द कंडक्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ ओम का इनवर्स क्या होता है? मोम। तो कौन सा हो जाएगा? ए। ये तो सोचना भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। 8 तो क्लियर रहना चाहिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इस वजह से। तो सीधा सीधा यूनिट पे है। हाँ, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया, मटेरियल, ऑल ऑफ द मेंशन। किस पर डिपेंड कर? रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर डिपेंड अपॉन, बताओ। रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, ज़बरदस्ती लेंथ के कहाँ से आ गया? लेंथ उनसे मतलब ही नहीं है जी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? 1/सिग्मा होता है ना, वो किसकी प्रॉपर्टी? मटेरियल की ना जी। किसके करस्पॉन्डिंग होगा? सी। चलो ठीक है, वाह गुड, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो इस वजह से ज़बरदस्ती लेंथ उनसे रिलेट मत कर देना कि सिर्फ एक्सप्रेशन में आया था। तो होता है जनरली कि सिग्मा इंटू रो इंटू समथिंग लिखा था तो सर इसके उससे मैच कर जाएगा क्या? उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ग्राफ ऑफ ए लीनियर रेजिस्टेंस द स्लोप ऑफ ए ग्राफ विल इंडिकेट वोल्टेज करंट वोल्टेज रिलेशनशिप में ग्राफ में लीनियर रेजिस्टेंस द स्लोप ऑफ ग्राफ विल इंडिकेट। जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ आता है, जो लीनियर ग्राफ शो करता है, वो किसका रिप्रेजेंटेशन है? किसका होगा रिप्रेजेंटेशन? इसमें बताने की जरूरत है। स्लोप जो है ये v है और ये i है, और ये क्या किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? रेजिस्टेंस का ना, ठीक है। लीनियरली जो है दोनों v प्रोपोर्शनल टू i होता है। तो ये हो गए हमारे ओम्स लॉ पर फंडामेंटल्स क्वेश्चन, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग? किरचॉफ्स लॉ पर। पहले करंट लॉ पे फोकस करेंगे, फिर इसके बाद वोल्टेज लॉ पे। पहले हम लोग फोकस किस पे करेंगे? करंट लॉ पे, फिर इसके बाद
वोल्टेज लॉ पे करस्पॉन्डिंग। ठीक है, बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो भी है। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए, किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंट, मास, चार्ज। किसके करस्पॉन्डिंग बताया था, बताओ। याद रखना किसकी बात हो रही है, किरचॉफ्स करंट लॉ की बात हो रही है। किसके करस्पॉन्डिंग, तो चार्ज कंजर्वेशन। करंट लॉ किसके करस्पॉन्डिंग, तो चार्ज कंजर्वेशन कि जैसे Q1 Q2 Q3 आ रहा है और आउटगोइंग में नहीं बताया था हमने, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर दो तो वही करंट आ जाती थी। ठीक है, उससे भी मतलब जितना चार्ज इन करेगा उतना ही चार्ज क्या करेगा, आउट करेगा। मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज का, एल्जेब्रिक सम इनकमिंग एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज का आउटगोइंग इन एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज का क्या होगा, बराबर होगा। वही तो करंट है, करंट लॉ है। नहीं, बस उसी को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा, वो करंट हो जाएगी। नहीं, सिंपल सा था। तो विच वन इज करेक्ट बताने की जरूरत है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कुछ के माइंड में आ रहा हो सर इतना इजी क्यों करवा रहे हो, देखो इस वजह से करवा रहे हैं कि क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके भरोसे नहीं रहना चाहते। ठीक है, जितने पॉसिबिलिटी बनती है सब करवा दो कि आपके माइंड में आए तो वहाँ पे ये ना हो ना कि सर ने इस टाइप क्वेश्चन नहीं करवाए तो हम कैसे करें। कुछ होते हैं भरोसे ही रहते हैं, इधर उधर से पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर आलतू फालतू पढ़ते हैं, उससे अच्छा कि हम ही करवा दें ढंग से। ठीक है, द करेंट लॉ रिप्रेजेंट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट of the fact that the voltage cannot accumulate at node, charge cannot accumulate at node, charge at the node in infinite, none of the mentioned. Which one is correct? बताओ। करंट लॉ के करस्पॉन्डिंग The voltage cannot accumulate at node कि charge cannot accumulate at node। चार्ज जो क्या होता है, फ्लो करता है ना एक नोड पे, तो कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा में टाइम नहीं लगना चाहिए। अब ज़बरदस्ती लगाओ तो फिर उसके लिए उसके लिए हम कुछ कर थोड़ी नहीं सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, किरचॉफ्स करंट लॉ इज अप्लाई एट लूप, नोड, बोथ लूप एंड नोड एंड नन ऑफ द मेंशन्ड। किरचॉफ्स करंट लॉ, जब किरचॉफ्स लॉ बोलता तो वो एक अलग बात है। किरचॉफ्स लॉ अगर बोलता तो किसके करस्पॉन्ड हो जाता, उसमें केवीएल और केसीएल दोनों। यहाँ पे मेंशन है कि किरचॉफ्स करंट लॉ, तो इसका मतलब करंट लॉ किसके लिए अप्लाई करो, तो नोड के लिए ना, तो नोड के लिए अप्लीकेबल होगा। तो कुछ विच वन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना पूछ सकता है वो तो हमने बता ही दिया है। ठीक है, तो एक तो अब सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम कर लेते हैं थोड़ा सा, सर्किट हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द करंट इन ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑल रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन बिलो। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है, ये क्वेश्चन है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है और हमको करंट डिटरमाइन करना है कि ऑल ब्रांचेस में। ठीक है, तो देखो एक तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना दिया 50, यहाँ पे कितना दिया 50 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये होगा, पहला मोटिव ये होना चाहिए कि इतना तो फिक्स है, जो भी करंट होगी I1 I2 I3 इन तीनों का सम किसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, 50 एम्पियर करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो पहले ये देख लो कि जो ऑप्शन है उसमें से कोई ऐसा तो नहीं कि जो
50 तीनों का सम 50 के बराबर है कि नहीं। तो पहला देखो क्या है 2 4 11, तो ये तो ए हो नहीं सकता क्योंकि तीनों का सम निकालो चाहे ना निकालो वो एक अलग केस है, लेकिन क्वेश्चन को रीड करके भी आप पहले देख सकते हो। ए तो नहीं होगा। सेकंड हो सकता है, सेकंड भी नहीं होगा क्योंकि 5 4 और 9 है, मतलब ये क्लोजर ये 50 के राउंड अप तो है भी नहीं। फिर नेक्स्ट है सी पार्ट, 20 है और ये है 9 और फिर 11, 29 प्लस 11 ये क्लोज़र है आई थिंक है, नहीं ये भी नहीं है। नेक्स्ट है 24 14, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते हो, लेकिन नहीं तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन करस्पॉन्डिंग की भाई इन तीनों को करंट का सम तो 50 एम्पियर होना ही चाहिए ना, अगर नहीं हो रहा है तो इसका तो कुछ गड़बड़ है। अब बाय द वे मान लो कि अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते या 3 ऑप्शन या चारों ऑप्शन में ऐसा होता कि तीनों करंट का सम किसके करस्पॉन्डिंग है 50 एम्पियर के, तब तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। इसके मतलब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम टेकन होता है ना। देखो 50 दिस इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2 KCL से ऐसे लिखोगे आप लाइक दिस वन, और यहाँ पे V/7 और ये 3 सॉरी ये क्या हो जाएगा V/3 और ये V/5। देखो तीनों करस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस क्या होंगे, सेम होंगे ना, पैरेलल है, दैट्स वाई। तो अगर हम किसी तरीके से किसको निकाल लें, V को निकाल लें, फिर इसके बाद V/7 V/3 V/5 कर देंगे तो हमको करंट मिल जाएगी। नहीं तो पहले ही बताइए कि यहाँ पे जो V है ऐसे लिखेंगे 7 3 1/5, तो पहले 1/7 1/3 एंड 1/5 करस्पॉन्डिंग इतना तो कर सकते थे। तो V ये हो जाएगा 7 प्लस 3 नहीं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये कितना होगा 21 प्लस 1/5, आप चाहो तो एक साथ कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं। V ये कितना होगा 10 डिवाइड बाई 21 और ये हो गया 1/5। फिर इसके बाद V ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 21 डिवाइड बाई ये नीचे कितना हो जाएगा जी 5 ये होगा 5 और ये 105, दिस इक्वल टू 50 करस्पॉन्डिंग। तो V की वैल्यू 105 इंटू 50 डिवाइड बाई 50 प्लस 21 दैट इज 71। ठीक है, तो करके देख लेते हैं कि 105 इंटू 50 लाइक दिस वन डिवाइड बाई 71 ये आया 70, ये आ रहा 73 पॉइंट समथिंग 73.9436, ये हो गया V। अब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 क्या कर दो V/7, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 7 कर देते हैं, तो ये वाला 10.5633। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी V/3, मतलब डिवाइड बाई 3 कर दिया तो ये हो गया 24.6477। और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I3 की वैल्यू क्या कर दो V/5 कर दो, ठीक है, डिवाइड बाई 5 तो ये हो गया 14.78, ठीक है 788, मतलब इसको 9 भी कर सकते हो। तो क्लोजर रिजल्ट कौन है D, समझ में है कि नहीं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करो, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को बिना सॉल्व करके किए हुए भी हम क्वेश्चन के आंसर को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो किसी ने निकाला होगा और किसी ने हमने बताया कि जिसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके पता है उसको तो पता है कि तीनों का सम क्या होना चाहिए 50 के बराबर ही होना चाहिए। पहले हमको बिना सॉल्व किए ही मिल गया था, लेकिन हमने नेक्स्ट स्टेप इस वजह से बताया कि बाय द वे अगर जैसे हो सकता है कि कोई 2 ऑप्शन में तीनों करंट का सम कितना बना 50 एम्पियर, तब तो आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। नहीं क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया इनके करस्पॉन्डिंग जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 जो भी था, ठीक है। अब इसी से रिलेट करके क्वेश्चन नंबर ये है, एक सेकेंड,
कहाँ गया जी आंसर, ऑप्शन, ऑप्शन लिख देते हैं, फिर इसके बाद हम रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए ऑप्शन यहाँ पे हमने नोट आउट कर दिया है, और ये आपके रहा आपके का ये R1, ये R2, ठीक है, ये करंट सोर्स, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे करंट सोर्स दिया हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो करंट है वो 10 एम्पियर है, डायरेक्शन अपवर्ड, और इसमें जो करंट है वो कितना है 5 एम्पियर, ठीक है। ये 15 ओम, ये जो दिया हुआ है 5 ओम के करस्पॉन्डिंग, ये कितना दिया हुआ है 2 ओम के करस्पॉन्डिंग, और ये 1 ओम के करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, हमको 5 ओम रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना है। चलो आप लोग निकालना शुरू करो। अगर हमको किसी तरीके से 5 ओम में करंट मिल जाए तो बात बन जाए, नहीं भाई हमारा टारगेट क्या है कि करंट को डिटरमाइन करना। अगर किसी तरीके से करंट मिल जाए, सॉरी वोल्टेज को डिटरमाइन करना, अगर किसी तरीके से उस रेजिस्टेंस में करंट मिल जाए तो बात तो बन जाएगी। अब उस करंट को निकालने के लिए देखो, ये डायरेक्शन कितना है 10 एम्पियर, और ये कितना है 5 एम्पियर, दोनों एक दूसरे क्या है अपोजिट हैं। अगर हम किसी तरीके से ऐसा कर सकते हैं, अगर इन दोनों को अलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या मिलेगा ऊपर, अगर इसको हटा दो, ये अपोजिट है, तो अगर इसमें अलजेब्रिक सम करोगे तो सीधे 5 एम्पियर आएगा, और वो किधर होगा अपवर्ड। पहले सिंप्लीफाई करके छोटा कर दो इसको। फिर दूसरा चीज़ कि सबका वोल्टेज जितने हैं, सबका वोल्टेज क्या होगा V1 V2 V3 V4 जो भी अगर मानना चाहोगे, क्योंकि पैरेलल है तो सबका वोल्टेज क्या होगा सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम KCL लगा दें कि 5 दिस इक्वल टू V/15 V/5 V/2 एंड V/1 कर दो, तो 5 दिस V ऐसे लिख सकते हैं 1/15 प्लस 1/5, और ये 3/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके छोटा कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/5 प्लस 3/2, तो ये ऊपर 4/5 प्लस 3/2 इंटू V हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये 15 डिवाइड बाई 10 इंटू V दिस इक्वल टू 5। तो V की वैल्यू कितनी होगी 50 डिवाइड बाई 8 प्लस 15, ये हो जाएगा 23, नहीं 8 प्लस 15 ये हो जाएगा 23। बस डिवीज़न कर देते हैं, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 23, दैट इज़ 2.17। कहीं है जी 2.17, क्लोज़र है कोई इसके आसपास क्लोज़र, ठीक है। ये आ रहा है 2. 1 सेकेंड, सही है ना जी। ये हो जाएगा 8 प्लस 5 23, और ये 50/23, 50/23 आ रहा है 2.17। क्लोज़र किसके, बी पार्ट के, तो बी पार्ट इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका कौन सा आएगा, क्लोज़र देखना पड़ेगा तो फिर ने V/15 है, V/5 है, ठीक है, 1 रेजिस्टेंस, ये 2 है, ये 1 है, ये दिया 1 है जी, और ये 5, और यहाँ पे 1 ओम है, सॉरी नहीं 15 ओम है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर जो भी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ये भी है सर्किट पर भी बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, ठीक है। तो सर्किट हम बनाएंगे और आप उसका सॉल्यूशन बताना है आप लोगों को, ठीक है, कि विच वन इज़ करेक्ट। ये आपका ये दिया हुआ सर्किट, जो सर्किट है देखिए सर्किट करस्पॉन्डिंग
वोल्टेज दिया हुआ है लाइक दिस वन, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 और यहाँ पे R3, ठीक है। हमको डिटरमाइन करना है कि जो करंट थ्रो, हमको डिटरमाइन द करंट इन R3 में करंट डिटरमाइन करना है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन है ये V दिया हुआ है, ये I1 की वैल्यू 10 एम्पियर, ये 10 मिली एम्पियर, ठीक है, ये 10 है, ठीक है। दूसरा है 25 मिली एम्पियर R2 और ये R3, और ये हो जाएगा I3 की वैल्यू। I3 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? I3 इज इक्वल टू 60 माइनस 35 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 एम्पियर, 25 मिली एम्पियर। सब मिली एम्पियर में, तो आंसर भी किस में आएगा? मिली एम्पियर में। 25 मिली एम्पियर। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? ये हो जाएगा, ठीक है, बोलो। ऑप्शन सही है सबका, तो विच वन इज करेक्ट? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सिर्फ ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी उसी से रिलेट करके है, ये भी जो है उसी से रिलेट करके है, मतलब ये भी सर्किट पर भी बेस्ड ऑन प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो सर्किट है हम बनाने जा रहे हैं। सर्किट का रिप्रेजेंटेशन कैसा है? लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग, ये 12, एक सेकेंड, ये 12 वोल्ट, एक 12 वोल्ट यहाँ पे जो है, सॉरी ये कितना है? 12 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 5 एम्पियर, इसमें R1 और इसमें रेजिस्टेंस R3, ये है R3 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये 12, 5, 2 और I3। हमारा टारगेट है कि डिटरमाइन करना किसके करस्पॉन्डिंग? I3 करंट डिटरमाइन करना। बताओ कितनी हो जाएगी? कौन बताएगा? इनकमिंग कर, ये 5 एम्पियर है, 2 और इसमें कितने हो जाएंगे? 3 एम्पियर। नहीं, अगर दिक्कत हो रही है तो 5 एम्पियर दिस इक्वल टू 2 प्लस I3, क्या लगाया? KCL। तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 एम्पियर, ठीक है। किसी को डाउट नहीं है ना जी? जितना क्वेश्चन नंबर 18 बताओ अपने से। किरचॉफ्स लॉ कैन बी मैथमेटिकली स्टेट एज, विच वन के करस्पॉन्डिंग सही होगा? ये मैथमेटिकली किसके करस्पॉन्डिंग सही है ये, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू ऐसे दिया हुआ है एक्चुअली, अच्छा ये ऐसे बना हुआ है एक सेकेंड, k की वैल्यू 0 से लेकर k की वैल्यू n तक है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन ये है। दूसरे में इसको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तीसरे में एक आई और नीचे एक अंदर आई है, फिर लास्ट है नन ऑफ दिस। तो KCL में क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड क्या मिलता है हमको? 0, ठीक है। वही चीज़ तो लिखी हुई है। खैर अब इसमें थोड़ा डाउट वो आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है, कि अजीब सा बना हुआ है। चलो कोई नहीं, समझ में आ गया ना कहना क्या चाह रहे हैं, तो बस तो उसको पकड़ के रखो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए। डिटरमाइन द करंट इफ ए 20 कूलम चार्ज passes a point in 0.025 सेकेंड, ठीक है। बताओ विच वन इज करेक्ट? करंट डिटरमाइन करना है ना। करंट की वैल्यू क्या होती है? Q/T, बस
ये 20 दिया हुआ है और 0.25 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 25, ये कितना हो जाएगा 80 एम्पियर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, कितना हो जाएगा 80 एम्पियर। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे डाउट है या जो भी है, कोई है जिसको नहीं समझ में आया है? ठीक है, मुझे तो लगता नहीं किसी को समझ में इसमें किसी को दिक्कत हुई होगी। चलो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20 करस्पॉन्डिंग, ये लिख दिया है ना जी पूरा सब। चलो क्वेश्चन नंबर 20 करस्पॉन्डिंग हमको क्या बनाना है पहले, ये तो हटा दो। ये आपका 5 एम्पियर, ये कितना है? दैट इज़ 5 एम्पियर। और यहाँ पे ये कितना है? 0.25। यहाँ पे दिया हुआ है करंट इसमें 2 एम्पियर और लास्ट वन में हमको R3 दिया हुआ है, लाइक दिस वन करस्पॉन्ड। पूछा क्या है? R3 में करंट, अरे ये तो कुछ भी नहीं था जी, 5 एम्पियर। तो बताओ इसमें कितनी करंट हो जाएगी? I3 की वैल्यू, इसमें भी डायरेक्शन ऐसे क्या हो जाएगा? I3 दिस इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 0.25, तो 3 माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा 2.75 एम्पियर, 2.75 एम्पियर। ठीक है, तो विच वन इज़ करेक्ट? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया? किरचॉफ्स करंट लॉ पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, पहले हमने ओम्स लॉ पे किया, ओम्स लॉ पे बेस्ड ऑन प्रॉब्लम किया, फिर इसके बाद किरचॉफ्स करंट लॉ पे। अब हम जो फोकस करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे बेस्ड ऑन एमसीक्यू प्रॉब्लम, वो भी बेसिक वाले, सब बेसिक वाले ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ाम में जब बच्चे बैठते हैं तो हम तो ठीक है ऊपर ऊपर से कभी कभी चीज़ें हम लोग जनरली थोड़ा सा लेवल उसके करवाते हैं, तो बहुत बेसिक फंडामेंटल पे जो बच्चों का ध्यान फार्मूला, कभी कभी क्या होता है कि जनरली फार्मूला रट लेते हैं बच्चे, और चूंकि जब क्वेश्चन आ जाता है उस पर तो हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन फंडामेंटल पे ही अगर क्वेश्चन आ गया तब फंस जाते हैं। नहीं, इसी वजह से हम लोग कुछ फंडामेंटल वाले करवाते रहे कि जिससे आपको कन्फ्यूज़न जो थोड़ा बहुत है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21, क्वेश्चन नंबर 21 के करस्पॉन्डिंग। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, मास की चार्ज। बोला है वोल्टेज लॉ, तो वोल्टेज लॉ के लिए क्या बताया था हमने? एनर्जी कंजर्वेशन। किसके करस्पॉन्डिंग होता है? एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड ऑन फोकस होता है ना ये। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 21, ये था क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, बोलो किसी को डाउट तो नहीं है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सर्किट द मोर नंबर ऑफ लूप विच लॉ कैन बी बेस्ट सुटेड फॉर एनालिसिस। कौन सा लॉ मोर सुटेड होगा? KCL की KVL? बताओ जी, KVL। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चन और कर लो अगर आप वोल्टेज लॉ पर बेस्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाना चाहते हैं तो। ठीक है, न्यूमेरिकल तो खैर ज़्यादा करवा चुके हैं तो दैट से मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत भी है। ठीक है, तो 23 जो भी है, 23 करस्पॉन्डिंग। ठीक है,
23 जो है इसमें है ऐसे एल्जेब्रिक सम ऑफ, ऐसे k लिख दो और यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, दिस बी इक्वल टू 0। कौन सा सही होगा? खैर इसमें से आपको एक भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कौन जो इसके करस्पॉन्डिंग बना रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो देखा, देखो प्रॉब्लम इसकी तो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो फिर वही चीज़ हो जाती है। ठीक है, KVL KCL पर, तो न्यूमेरिकल वाले में तो करवा ही रखे हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन, फिर हमने देखा KCL पर और KVL पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम कि किस टाइप की प्रॉब्लम आती है, बस उसको पकड़े रखो। और मैं मानता हूँ कि अगर आप इसको बाद में वॉच कर रहे हैं, जैसे लाइव अगर वॉच नहीं कर रहे हैं तो बाद में अगर वॉच कर रहे हैं तो भी आप जो है भले स्पीड बढ़ा के, लेकिन वॉच एक बार ज़रूर करो और अपने जो भी रीज़न है आंसर में उसको लिखो, जिससे मैं जब कमेंट पढ़ूँ तो मैं समझूँ कि हाँ आपके अंदर वो प्रॉब्लम थी, तो मैं उसका आंसर सही तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो खैर आज के लिए बस इतना ही।